नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है, वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द जा रही हूँ। पासपोर्ट मुझे आज मिल गया, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब जाऊँ और अपने वालिद से मिलूँ। इंशाअल्लाह फ़ाइटिंग फ़िट होके आऊँगी और इस फितने का इंशाअल्लाह ताला कला कमा करेंगे। कि मैं नहीं चाहती कि वो तौहीन अदालत के मुकदमे में पकड़ा जाए। सब केसेस का बाप फॉरेन फंडिंग, इसके ऊपर बहुत संगीन किस्म के न सिर्फ इल्ज़ामात हैं बल्कि उन इल्ज़ामात के इतने बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं कि ये दुनिया, पाकिस्तान क्या, ये दुनिया की किसी अदालत से नहीं बच सकता। वो जनूबी पंजाब का होगा लाडला, हमारा नहीं है। लाडलेपन ने वो जनूबी पंजाब को भी ये दिन दिखा दिया। वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, NRO मांगता है, जब NRO नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं वो खुला फिर रहा है, ये नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की ही आड़ में ये इसको सजा ना हो। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं सबा शेख। आज अगर हम बात करें करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की तो बड़ा अहम दिन। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ का रास्ता साफ है, वो बहुत जल्द लंदन जा रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो नवाज शरीफ उनके साथ ही वापस आएंगे। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान खान ने ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करके इक़्तिदार मांगा और जब नहीं मिला तो बाहर आकर तनकीद शुरू कर दी। जनरल पाशा और जनरल जहीर ने तहरीक इंसाफ के अकाउंट कमीशन से छुपा कर रखे थे। इमरान खान को वही न्यूट्रल्स चाहिए जो वोट बराबर करके दें। मरियम नवाज ने इस तासुर को भी मुस्तरद किया कि उन्हें नैब के नए कवानीन की वजह से रिलीफ मिला। वो कहती हैं कि उनके केस का फैसला पुराने कानून के तहत ही हुआ है। दूसरी तरफ इमरान खान अब भी एजेंसीज पर धमकियां देने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। खान साहब कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एजेंसीज का काम नहीं। जो आज कह रहे हैं फ़ोन कॉल करना एजेंसीज का काम नहीं, क्या ये वही शख्स नहीं है जो कहते थे हम तो हुकूमत चलाते ही फ़ोन कॉल करवा कर थे? हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे। बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी। हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। यही नहीं है, खान साहब लॉन्ग मार्च के ऐलान को भी खुफिया रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं, लेकिन उनके इकदामात से लगता है वो जल्द लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे क्योंकि खान साहब ने तो कारकुनान से हेल्प लेना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आईन की पासदारी करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। और इस सारे सिनेरियो में हुकूमत भी लॉन्ग मार्च को ताकत से रोकने के लिए तैयारी कर रही है। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, जो सड़कों पर आएंगे वो भी पाकिस्तानी होंगे और जो उन्हें रोकेंगे वो भी हमारे भाई हैं। सियासी लीडर इन अपने मामलात को टेबल पर हल कर लें तो वही ज़्यादा बेहतर है, वरना हर हाल में नुकसान पाकिस्तान का ही है। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उस्मा बुखारी साहिबा ने और हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले हम आमिर ज़िया साहब की जानिब जो है वो जाएंगे। सर, जो करंट सिनेरियो आप देख रहे हैं, मरियम नवाज के मुताबिक उन्हें नैब के पुराने कानून के तहत रिलीफ मिला है। जो प्रोसिक्यूटर 8 माह से उनके खिलाफ केस लड़ रहे थे उन्हें हटाया गया, ना उनके केस पर नई तरमीम का इतलाक हुआ, तो फिर क्यों इमरान खान इनकी बरियत को NRO से तशबीह दे रहे हैं? ये बड़ा अलमिया है जो आपने अपने इब्तिदाई कलमात में किरण बात की ना कि खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे, खुदा पाकिस्तान की खैर करे। क्योंकि जिस तरह की इस वक्त सियासी कशमकश जारी है उसमें ख़तरा इस बात का है कि जहाँ हुकूमत को के लिए मसाइल पैदा होंगे, चैलेंजेस होंगे, लेकिन असल मसला ये कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा और पाकिस्तान क्या ये अफोर्ड कर सकता है। इस किस्म की मुसलसल जो एक हम देखते हैं कि महाज़ाराई हो रही है, मुसलसल कशमकश है, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त थी कि जनाब इन मसाइल को जो है गुफ्तगू शुनीद के ज़रिए मेज़ पे बैठकर हल होना चाहिए। पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट में ना हो तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हो, किसी और मीटिंग में हो, क्योंकि जिस नहज पे चीज़ें जा रही बड़ी ख़तरनाक हैं। एक बात ये
दूसरी बात ही कि जो अगर आप इन तमाम रहनुमाओं की, सरकर्दा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तकारीर सुने, एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास होता है। आज मैं मरियम साहिबा की सुन रहा था जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उसमें एक गुस्सा, उसमें झुंझलाहट, उसमें आपको एक कबायली या ख़ानदानी दुश्मनी तक एक आपको एक झलक नज़र आती है और वो एक लगता है कि ज़ाती लड़ाई हो रही। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बयान किया, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ, बिल्कुल उनको हक़ हासिल है बताने का। इमरान खान पे जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी बताए, लेकिन आप मुझे बताइए कि उसमें अवाम का और पाकिस्तान के मसाइल का क्या जिक्र है? उसमें जो हमें असल इशूज़ हैं उस पर बहुत कम बात होती है। और मतलब है जिस तरह से मैं एक वो कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, तो उसका हमारे एक दोस्त ने तर्जुमा किया कि जी बदन बोली, जो बदन बोली थी उससे लग रहा था कि कोई ज़ाती लड़ाई हो रही है। वरना सियासतदान जो लड़ते हैं उसूलों के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, सियासतदान को उसूलों के लिए लड़ना चाहिए और बड़ी डिटेल जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम नवाज ने। उज़मा बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। उज़मा साहिबा, मरियम नवाज की रवानगी कब तक मुतवक्के है और क़याम कितना तवील हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया, मुझे इस बारे में भी मालूमात नहीं है। जाहिर है वो अपनी फैमिली के साथ, उसके साथ ही ये बातें जो है वो प्लान करेंगी। इसका पार्टी के साथ तो मेरा ख्याल है उतना डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके जाने से पहले यकीनन इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक दो बातें मैं सियासी जो आमिर ज़ैन साहब ने जितना जो तज़किया दिया, मैं उस पर दो चार कमेंट जरूर करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने जितनी भी गुफ्तगू की वो अवाम से ही रिलेटेड थी, इस सेंस में कि जब इमरान खान साहब इस मुल्क के अंदर जराव घिराव की बात कर रहे हैं, वो इदारों को जो है मलायन कर रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ना सिर्फ बात कर चुके हैं बल्कि उसके खिलाफ आपको वो ऑडियो भी याद होनी चाहिए जो शौकत तरीन के साथ उन्होंने मिलकर करवाई। तो इमरान खान साहब इस वक्त टोटल पाकिस्तान के, उनको गुस्सा जो उनका इक़्तिदार से जाने का है वो पता नहीं पाकिस्तान को अब श्रीलंका बनाए बगैर खत्म नहीं होने वाला, और इसका इजहार उन्होंने किया। और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि पाकिस्तान, देखिए इमरान खान साहब खुद, और आपको याद है उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो एक की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस इकोनॉमी के ऊपर। उस इकोनॉमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कहा, और उन्होंने अपना जो आज़ादोशुमार उनके पास थे, जो अच्छे थे वो बता दिए, और जो बुरे थे कि कर्जा कितना लिया और आपने जो है वो खसारा कितना दिया, वो उस पर उन्होंने बात नहीं की। उसका उन्होंने खुद भी कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी चाहिए होती है पाकिस्तान को कि किसी मुल्क को आगे ले जाने के लिए। मुझे बताइए जो इस वक्त सियासत इमरान खान कर रहे हैं, क्या उस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान के अंदर, या आ सकती है? इमरान खान साहब जख्म क्यों चाट रहे हैं इक़्तिदार से जाने के? वो अगले इलेक्शन का वेट क्यों नहीं कर लेते? वो बहुत पॉपुलर भी हैं बकौल उनके, तो फिर वो मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? वो धमकियां क्यों दे रहे हैं इदारों को, मेरा साथ दो, इनको निकाल के मुझे ले आओ वरना मैं ये कर दूंगा, वरना मैं वो कर दूंगा? तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान से ही रिलेटेड है, जिसके बारे में मरियम साहिबा ने बात की। और फिर ये आम आदमी को बताना हक है, आम आदमी को सच्चाई उस तक पहुंचाना उसका हक है। इमरान खान साहब ने झूठ और मुलम्माकारी का जो बयानिए तरतीब दिए थे, अब मुझे बताइए ना, बैरूनी साजिश का जो ड्रामा उन्होंने तरतीब दिया था, जी बिल्कुल, जो ऑडियो कॉल आई है, उसके बाद आप समझ सकती हैं कि पाकिस्तान को वफा सका। अब ये आम आदमी को जो है ये बातें उन तक पहुंचाना, और वो बेचारे सादा लोग जो पता नहीं क्यों इमरान खान साहब की झूठी बातों में आकर जो है वो उनको लीडर मानते हैं। लीडर ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, अच्छा, जितनी उन्होंने डिटेल्ड, बिल्कुल हो जाते हैं लेकिन पाकिस्तान का नुकसान नहीं करते। जी बिल्कुल, जितनी उन्होंने डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस हवाले से मरियम नवाज अब कह रही है कि नवाज शरीफ की आड़ में इमरान खान को बचने नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है? क्या कोई शराइत रखी जा रही है? फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ये है कि उनसे सवाल हुआ था कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, जो है वो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है और मरियम साहिबा को जो मेरिट के ऊपर उनके जो है वो केस की पूरी जांच पड़ताल करके बार बार सबूत मांगने के बाद जो है वो अदालत ने उनको रिलीफ दिया। तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो अब ये शर्त हो कि क्योंकि अब ये देखिए वो जो केस था मरियम साहिबा का, तो मरियम साहिबा का रोल एडर और अबैटर का था कि उन्होंने जो है वो मदद की है। प्रिंसिपल एक्सक्यूज जो है, जो उसमें एक्यूज है वो मियां साहब से, तो वो पूरा केस एज इट इज उड़ गया। बिकॉज बार बार जजेस हजरात ने कहा कि जब इसमें नवाज शरीफ का रोल नहीं बन रहा तो मरियम का रोल कहाँ से आएगा? तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि अगर नवाज शरीफ को मेरिट पे
अगर रिलीफ मिले तो फिर इसका मतलब ये है कि अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सेट करने के लिए इमरान खान को उन तमाम कारनामों में जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए जो वो फरमा चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपके तक भी खबर पहुंच चुकी होगी कि वो जो ऑडियो लीक्स हैं जो खास तौर पर ये साइफर के बारे में है, उसके ऊपर तहकीकाती कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है। तो वो तहकीकात करके जो है वो जो भी जिसने जो कुछ किया है पाकिस्तान के खिलाफ, हम जाती बातें तो माफ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किए हुए गुनाह जो है उनको माफ कैसे करें। ठीक, अच्छा, ऐवान सदर में जो मुलाकात है उसके हवाले से राना सनाउल्लाह ने बड़ी वाज़ेह तरदीद की थी, लेकिन आज मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र भी किया। हुकूमत क्यों मुलाकात को छुपा रही थी, या पहले हुकूमत के इल्म में ही नहीं था ये मामला? हो सकता है, देखिए हर मुलाकात के इल्म होना वो इतना जरूरी नहीं होता, और जो है वो और जिन्होंने मुलाकात की थी वो खुद छुपा रहे थे, तो हमारे तो छुपाने और बताने की बात ही पैदा नहीं होती ना। उन्होंने की थी जो एक तरफ जो है पाँव पकड़ते हैं शाम को और जलसे में जाके गालियां दे देते हैं, तो ये तो उनका प्रॉब्लम होना चाहिए, हमारा नहीं है। और हम लोग नहीं है, हमें हर वक्त सिर्फ मुलाकात पे नजर नहीं रखी हुई। पाकिस्तान में और बहुत सारे काम करने के लिए, मईशत के बहुत सारे काम करने के हैं। पाकिस्तान को दोबारा जो है वो लाइन पे लाने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। इमरान खान क्या कर रहा है इससे हमें को खास इशू होना नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये सारा जो सिनेरियो बन रहा है, ये कोई हुकूमत को एतमाद में लेकर बन रहा है, ऐसा कुछ है आपके पास खबरें? जी नहीं, कोई सिनेरियो, एक तो मुझे नहीं पता सिनेरियो बनने वाला क्या सवाल मतलब आप करना चाह रही हैं। सिनेरियो एक ही है जी, और वो ये है कि अगला इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पे होगा, और उस इलेक्शन में जिसके पास मेजॉरिटी आएगी, और आरटीएस नहीं होगा ना, आरटीएस बैठेगा ना, इलेक्शन से पहले जो है वो मुखालिफिन की पार्टी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। यही तो इमरान खान साहब को गुस्सा है, और यही तो उनको टेंशन है कि ये क्यों नहीं हो रहा, और इसी गुस्से का इज़हार करते हैं। ठीक है। अच्छा, मरियम जो है वो बार बार कह रही हैं, बार बार खान साहब को जनूबी पंजाब का लाडला कहती हैं, लेकिन इदारे कहते हैं वो न्यूट्रल है, तो कैसे वो जनूबी पंजाब के लाडले हैं? और अगर हुकूमत के पास सबूत है या फिर कोई रिजर्वेशंस है तो वो फिर सामने क्यों नहीं रखे गए, चीफ के सामने क्यों नहीं रखे गए? जी नहीं, देखिए इसमें अवाम के सामने रखने वाली कोई बात है नहीं, और लाडले तो वो हैं और वो रहे हैं हमेशा से। जो है वो किसी एक आधे शख्स के वो लाडले होते हैं जो उनकी मोहब्बत में तो सब कुछ कर लेता है और करवा लेता है। तो ये सबको पता है, और आपने बड़ी मासूमियत से सवाल किया और मैं भी उसी मासूमियत से जवाब दे रही हूँ कि सबको पता है कि वो किसके लाडले हैं। अच्छा, चलिए फिर ये बताएं कि मरियम नवाज के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ सारे केसेस का जो बाप है वो है फॉरेन फंडिंग केस, लेकिन इस पर FIA तहकीकात में बहुत ज़्यादा हलचल नज़र नहीं आती है। मरियम भी अपनी हुकूमत से मुतमईन नहीं है, जिसका जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यकीनन हम कोई ये कौन कह सकता है कि कारकर्दगी बहुत अच्छी है हमारी हुकूमत की, लोग बहुत खुश हैं। सियासतदान और लीडर तभी खुश हो सकता है ना जब अवाम खुश हो। जब अवाम खुश नहीं है तो मरियम नवाज खुश कैसे हो सकती हैं? और इसीलिए उसका इजहार फिर यह है कि वो मुनाफिकत नहीं करती, और वो जो है जो सच होता है वो बोल देती हैं। और यकीनन हम सब परेशान हैं कि जो आम आदमी के मसाइल हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस में अल्लाह का शुक्र है कि अब कमी आने शुरू हुई है, अल्लाह करे बिजली की कीमतें जो है उनमें भी जल्दी कमी आए, तो ये मसाइल हैं जिसके ऊपर कोई भी पाकिस्तानी खुश नहीं हो सकता। और दूसरा सवाल आपका क्या था, मैं भूल गई। जी बिल्कुल, मैं दूसरा सवाल ये कह रही थी कि जिस तरीके से अब वो तहकीकात के हवाले से रिजर्वेशंस हैं, तो वो FIA की जो जी बिल्कुल जी नहीं, उसमें देखो बड़ी अजीब बात यह है कि ये सवाल इमरान खान से करने का है, और वो ये है कि इमरान खान साहब को नोटिस गए, वो किसी नोटिस को एंटरटेन नहीं कर रहे। उनको 3 नोटिस जा चुके हैं और वो पेश नहीं हो रहे, बल्कि जो उनके हवारी हैं वो भी आपको पता है कि मुख्तलिफ अदालतों में स्टे ऑर्डर लेने के लिए गए हुए थे। असद कैसर साहब का भी स्टे ऑर्डर खत्म कर दिया गया है अदालत की तरफ से, उनको भी पेश होना पड़ेगा, जो बाकी लोग हैं उनको भी पेश होना पड़ेगा। तो ये इमरान खान जो है वो भाग रहा है FIA से। वो कहा करते थे ना, मशहूर जमाना कॉल था उनका कि चोरी नहीं की तो फिर छुपाना क्या है, तो फिर चोरी नहीं किया ना उसने। तो सामने आके मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्जामात इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर और फैसले के अंदर लगाए गए हैं, उसका जवाब दे दें, और आके मशहूर जमाना मनी ट्रेल बता दें हमें कि ये पैसे कहाँ से आए थे, ये कहाँ इस्तेमाल हुए, ये आपके अकाउंट्स में आपने क्यों छुपाए हुए थे, मसला हल हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल। आमिर जैसा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, मरीम नवाज के मुताबिक उन्हें नैब के पुराने कानून के तहत रिलीफ मिला है। जो प्रोसिक्यूटर 8 माह से उनके खिलाफ केसेस लड़ रहे थे, उन्हें हटाया गया, ना उनके केस पर नई तरमीम का इतलाक हुआ। तो फिर क्यों इमरान खान उनकी बरियत को NRO से तशबीह दे रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ जो सियासी केसेस होते हैं, पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हुई कि मीडिया ट्रायल बहुत होता है, लेकिन वो केसेस क्लोजर पे कभी भी नहीं आते। और ये सिर्फ नून लीग के रहनुमाओं के साथ नहीं हुआ, आप पीपल्स पार्टी के ले लें, और अब मुझे नज़र आ रहा है कि PTI के साथ ही हो रहा है कि जब अच्छे दिन होते हैं तो आप देखते हैं कि हर चीज़ जो होती है जमा मकान साथ हो जाते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, तो जो आपकी मासूमियत है वो भी आपका गुनाह बन जाती है। तो इस पर मैं ज़्यादा और क्या कहूँ। मुझे लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात ये है कि आप देखिए इमरान खान का जो बयानिया है वो बकौल, जैसे मरियम साहिबा फरमा रही थी कि जी वो तनकीद करते हैं इदारों के ऊपर, और वो इदारों के ऊपर जो है एक उस तरह की बात करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, और वाकई इदारों को अंडरमाइन करना जो है मुनासिब नहीं होता। लेकिन मुझे जो आयरनी लगती है वो आपको लगेगा कि जी ये लोग जो हैं, खुदा आपका भला करे, हमारे जो PMLN के दोस्त हैं या उनके रहनुमा हैं, वो जब इमरान खान की कहते हैं ना तनकीद करते हैं, तो फिर वो जब बातें करते हैं तो इदारों की वो भी जिम्मेदार करार देते हैं। तो जो मुझे दिलचस्प बात लगती है कि दोनों तरफ से तनकीद का जो निशाना बन रहा है वो हमारे इदारे बन रहे हैं, बाज़ माजी के हवालों से बन रहे हैं और बाज़ हाल के हवाले से बन रहे हैं। तो ये चीज़ जो मेरे ख्याल में हमारे सियासतदानों को चाहिए कि इदारों को, ख़ुसूसन पाकिस्तान आर्मी को जो है, उसकी क़यादत को जो है, इस तरह के जो एक तनाज़ात हैं उससे बाहर रखना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है कि दोनों ही तरफ से जो एक कहते हैं ना कि एक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है, उन्हीं इदारों को हो रही है कि जिनको मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, जो मेरे ख्याल में बाइस तशवीश बात होनी चाहिए। क्योंकि जब मरियम पुरानी बातें करती हैं, ये कहते हैं कि जी लाडला, अब लाडले का क्या मतलब है, किसके लाडले थे, कौन उनको जो था बकौल आपके सपोर्ट कर रहा था, जो है तो खुल के बात कहें। तो ये एक अजीब व गरीब बात है कि जनाब हदफ तनकीद एक ही हो रहा है। जी ठीक है। अच्छा आमिर जी साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज जिस आर्टिकल 62(1)(f) को काला कानून करार दिया है, 2018 में वो खुद इसी कानून के तहत नाअहली की मुद्दत की तशरीह करने वाले बेंच के हिस्सा थे, और ताहयात नाअहली के तयन का फैसला भी उन्होंने ही तहरीर किया था। अब वही इसे ड्रैकोनियन करार दे रहे हैं। तो क्या सियासतदानों की ताहयात नाअहली से जान बख्शी होती नजर आ रही है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहेगा? देखिए, मुझे जो लग रहा है इस वक्त, जो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम सियासी जो प्लेयर्स हैं उनको फराहम की जाएगी। वो चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो PTI हो, और चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और जमात हो। एक आध को छोड़ के, गालिबन वो अल्ताफ़ हुसैन जो है लंदन में, उनको छोड़कर बाकी तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। और उसमें अब मेरे ख्याल में जो हमारी जो थिंक टैंक्स है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, उनका ख्याल है कि जी अगर आपको तलखी का खात्मा करना है पाकिस्तान से, और आप नहीं चाहते कि कोई अगला इलेक्शन मुतनाज़ा बन जाए, कोई कहे जी मैं शामिल नहीं था, मेरे ऊपर पाबंदी लगी, तो उसके अंदर तमाम लोगों को आप अलाउ करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब की भी वापसी में होते हुए देख रहा हूँ। मैं इसी तरह देख रहा हूँ कि इमरान खान पे गो के नून लीग के बाज़ हल्के चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, वो गालिबन ना हो। तो जो तायात वाली बात है, तो उसमें नवाज शरीफ को मुझे लगेगा कि रिलीफ मिलेगा, और उसके लिए पूरा एक सिनेरियो मंजरनामा बनाया जा रहा है। और उसमें ज़ाहिर है कि ये वो वाला कानूनी नुक्ता है कि जी मतलब है कि उस पर आप तनकीद करें कि जी माजी में जो फैसले हुए थे वो क्या हुए थे, उसका क्या तनाजुर था। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसके लिए, जो हमारे लॉयर्स होंगे, वो ज़्यादा चीज़ के ऊपर बात कर सकेंगे। मैं क्या सराय ये कमेंट करने पे, आला दलिया पे परहेज़ करूँगा कि ज़ाहिर उन्होंने अपने हिसाब से ही फैसला दिया, और आज अगर उनको शवाहिद की बुनियाद पर और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर या किसी भी वजह से उसके ऊपर तब्दीली लेकर आते हैं, तो इट्स अप टू देम। जी ठीक है। अच्छा सर, हुकूमत अगर कानून साजी करती है इसके ऊपर, तो आर्टिकल 62(1)(f) के ऊपर, तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ साथ देगी? फिर मुझे लगता है ये है किरण साहिबा कि इस वक्त हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि हमारी कौमी असम्बली नामुकम्मल है और अभी तक जितनी भी कानून साजी हुई है उसमें सवाल निशान है, खुसूसन जो नैब के लॉज जो हैं वो उसमें जो तरमीम की गई है। लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी आप उन चीज़ों की कानून साजी कर रहे हैं कि जिनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है। नैब के कवानीन जो है जिसमें तरमीम की गई वो 0.0001% पाकिस्तानियों का भी मसला नहीं है। दर इसके शिकार जो होते हैं वो बड़े सियासतदान होते हैं। उसी तरह जो आर्टिकल 62-63 की बात हो रही है, तो ये भी मेरे ख्याल में उस तरह का मसला है कि जिसके ऊपर जो है अवाम से उसका ताल्लुक नहीं है, गो के हमारी जो सियासी शराफी है उसका मसला है ये।
तो सियासी शराफियों को चाहिए कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। आज लोग पहले ही बहुत ज़्यादा डिसल्यूजन बैठे हैं, बेजार बैठे हुए हैं, तो अगर इसको आप वन साइडेड आप लोगों ने तरमीम कर दी किसी तरह से, एक तो ज़ाहिर है कि आईनी तरमीम है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और क्या इस वक्त हालात ऐसे हैं कि PTI उनसे ताउन करेगी, मुझे नज़र नहीं आता, और उसके लिए उनके असम्बलियों में आना बहुत ज़रूरी है। तो आईनी तरमीम है, ठीक है, ये मूव कर दी गई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसका सही वक्त आया है। लेकिन मैं इस बात पर इत्तेफाक करूँगा कि 62-63 को आप जो है वो बड़ी उसमें एम्बिग्यूटी है, इबाम है उसमें कि जी आदमी जो है अमीन और सादिक हो, अब वो कैसे हो, उसकी कोई यार्डस्टिक होनी चाहिए। एक मिनट दें आप सिर्फ, उसमें मेरे ख्याल में अगर कोई उसमें कानून साजी हो तो ये करें कि जी उसके टैक्स पेयर होना बहुत ज़रूरी है, जो वो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, उसने कोई लोन डिफॉल्ट ना किया, कुछ शराइत आप ऐसी रखें कि आप उसको यार्डस्टिक बना सकें। आप कहें जी अमीन है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कहते हैं कि अगर जी बिल्कुल, अगर इसके ऊपर तरमीम की जाए तो डेफिनेटली फिर उसमें कुछ शराइत होनी चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए, टैक्स पेयर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे इस आम इशू के ऊपर। तो हमारे इस वक्त तो आए ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो प्रोग्राम में इस वक्त बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, पीपल्स पार्टी ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सादिक और अमीन के अल्फाज को रास्तगो और वफा शियार से तब्दील किया जाए। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बुनियादी बात ये जो है, सादिक और अमीन का लक़ब सिर्फ इस कायनात में एक हस्ती के लिए है और कोई और शख्स उस मयार पे ना उतर सकता है पूरा, ना वो बराबरी कर सकता है। तो ये तो बाय डिज़ाइन ज़ियाउल हक ने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये इंसर्शन की थी, और हम ये समझते हैं कि उस मयार पे सिवाय हजूर पाक की ज़ात के और कोई पूरा उतर ही नहीं सकता। तो उस मयार पे लेके जाना इंसान के लिए जो आम आदमी है उसके बस की बात भी नहीं है और ना ही तवक्को करनी चाहिए। और हमने समझा कि ये जो अमेंडमेंट हम ला रहे हैं ये ट्रूथफुलनेस और इंटेग्रिटी के हवाले से ये बहुत बेहतर अमेंडमेंट। ठीक है, बिल्कुल, आप हमारे साथ मौजूद रही सर। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एहसन भून साहब ने, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आपने जो दरख्वास्त दी थी आज ताहयात नाअहली के हवाले से, उसका करंट स्टेटस क्या है? क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं सर? वो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें मेरा यही था कि ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ताहियात नाअहली का किया हुआ है, ये जजमेंट मेड लॉ है। सुप्रीम कोर्ट आइन की किसी प्रोविजन में या कानून की किसी प्रोविजन में ताहियात नाअहली का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन करते हुए कि सादिक और अमीन, राइटियर, ऑनर्स एक्सेट्रा जो भी, तो उसको आप देखते हुए इसमें ये इंटरप्रेट कर दिया गया, जिसमें फॉर ऑल टाइम टू कम कुछ लोगों को ग्रेवयार्ड में आप छोड़ा है, जिंदा को जस्ट आप छोड़ा है कि आप बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ आप यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी। वेयर के इसमें जो हमारे मजहब में भी है वो ये है नुक्ता नजर पे यहाँ पे तौबा का दरवाजा तो हर वक्त खुला है। दूसरी बात ये है कि जब आइन की किसी प्रोविजन में किसी हवाले से नाअहली के कानून को आप देखते हैं तो आप आइन में कोई चीज लफ्ज ना तो शामिल कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इसी वजह से हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यूनानिमसली ये अपना फाइल किया, यूनानिमसली हमने ये डिसाइड किया कि इसकी तशरीह के लिए फुल कोर्ट जो है वो बनाई जाए। और मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने जब ये देखा है फैसल बौडा के केस में, तो मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकती है और ये जो पहले जजमेंट में लॉ है उसको दोबारा सारे को रिविजिट और रिव्यू कर सकती है।
ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबको जो है वो रिविजिट रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने आज आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से बात की है, इसको ड्रैकोनियन लॉ वो करार दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है फिर इसके अंदर मजीद इसके अंदर अगर कुछ तरमीम की जाए या इसको रिव्यू किया जाए तो क्या फिर हद मुकर्रर करनी चाहिए नाअहली की, या किस तरीके से फिर इसको जस्टिफाई करना चाहिए सर? वो इस हवाले से है हाँ। कि आप आइन की प्रोविजन देखेंगे तो आइनी प्रोविजन में भी एक बंदे को अगर किसी जुर्म में सजा हो जाए या किसी अदालत की रिडिक्यूल करने से उसको सजा हो जाए तो वो कन्विक्शन से 5 साल गुजरने के बाद ही कैन कंटेस्ट इलेक्शन। फिर इसमें एक डिक्लेरेशन दे के आप पूरी जिंदगी के लिए किसी को, तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट होती है। लॉ जो है जब इंटरप्रेट करती है अदालतें तो वो आगे और पीछे की सारी प्रोविजन जो है उनको देख के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करती है। और यही हमारी गुजारिश है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि फुल कोर्ट बनाई जाए। और इसमें काजी फायज ईसा साहब का एक पूरा शेख रशीद वाले केस में लंबा चौड़ा नोट है और उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये प्रोविजन जो है इसका जो इंटरप्रिटेशन है इसको फुल कोर्ट को देखना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, ये करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे, और जिस तरीके से गुफ्तगू की जा रही है और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा प्रोग्राम में बढ़ रहा है, तो नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। नैयर बुखारी साहब, जो सादिक और अमीन ना हो वो रास्तगो कैसे हो सकता है सर? सादिक और अमीन आप किस कंटेक्स्ट में लेना चाहते हैं? हजूर चाहते हैं हजूर पाक के कंटेक्स्ट में? उस मयार का कोई शख्स आपको नजर आता है इस दुनिया में? आया वो जो हुक्मरान जो इंसर्ट करके गया था वो सादिक और अमीन था? जिसने ये अमेंडमेंट की वो सादिक और अमीन था? जिसने खाना काबा में कुछ वादा कुछ किया, 3 महीने के इलेक्शन करने का वादा किया और फिर 10 साल इक़्तिदार पे काबिज रहा, वो सादिक और अमीन था? उसको आप सादिक और अमीन कहेंगे? जो इस अमेंडमेंट का मुजिद था उसको सादिक और अमीन कहेंगे? तो हम ये समझते हैं कि ये मुनासिब अल्फाज नहीं थे एक आम शहरी के लिए, एक कॉमन आदमी के लिए। और फिर सादिक और अमीन होना सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के लिए क्यों? फिर हर शोबे में सादिक और अमीन होना चाहिए ना। फिर जुडिशरी का आदमी भी सादिक और अमीन होना चाहिए, उसके लिए भी ये कंडीशन है। जो फौज का जर्नैल है उसके लिए भी ये होना चाहिए, जो आर्मी चीफ है उसके लिए भी ये होना चाहिए। ये आपने क्लॉज सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के लिए क्यों रखी? और आया कोई पार्लियामेंटेरियन इस मैार पर कभी पूरा उतरा है? ये उतर सकता है? इसलिए हमने हालात और वाक़यात को, जो दुनियावी मामलात हैं उनको सामने रखते हुए पाकिस्तान पीपल क्यों जो लेजिस्लेटर्स थे जिन्होंने 1973 का आइन बनाया, आया वो अक्ल और दानिश नहीं रखते थे? उस वक़्त की पार्लियामेंट में मुफ्ती महमूद साहब जैसे पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपी जानिब से जो तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया गया है उस पर तमाम इत्तेहादी जमातों का कंसेंसस मौजूद है। तहरीक इंसाफ भी आर्टिकल 62(1)(f) की मुखालफत करती रही है, तो क्या उनसे भी बात हुई है या फिर मुस्तकबिल में कोई बात हो सकती है? ऐसा कुछ इम्कान है? देखिए जी, पॉलिटिक्स में और पार्लियामेंट में डायलॉग तो हमेशा होते रहते हैं। और जो अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी ने पेश किया, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमती जो अरकान हैं उनसे बिल्कुल मुशावरत हुई होगी, क्योंकि जो ये पार्लियामेंट्री लीडर है हमारे वो बहुत बेहतर इस बारे में बता सकते हैं आपको, वो पार्लियामेंट में मौजूद है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये ऐसी अमेंडमेंट है जो पाकिस्तान के आइन जो फ्रेमर्स की जो इंटेंशन थी, जो लेजिस्लेचर्स की, उसके मुताबिक है। और हम समझते हैं कि ये बहुत जरूरी अमेंडमेंट थी। ठीक है, आप समझते हैं कि जरूरी अमेंडमेंट है। ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा सर, आप 62(1)(f) से आइन से सादिक और अमीन के अल्फाज तब्दील कराने के लिए तो कानून ले आए, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो इसी आर्टिकल के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ समेत कई सियासतदानों की ताहयात नाअहली का है। क्या नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए भी कोई तरमीम लाई जाएगी? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी वो उन्होंने रीराइट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। जो इख्तियार नहीं उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो आइन में तरमीम करे या नया आइन लिखे वो। तो इसलिए हम समझते हैं कि कन्विक्शन के बारे में अगर है तो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये जो इंसर्शन थी ये अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए थी, उनको पार्लियामेंट से और पॉलिटिक्स से आउट करने का एक तरीका था जो मुनासिब नहीं है।
बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं जाएगा मतलब स्टे विद अस। वेलकम बैक। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल लाहौर में जवारियों के सरपरस्त निकले। लाहौर के थाना समनाबाद के SHO शेख वकास ने मियां असलम इकबाल के भाई बल्लू के जुआ खाने पर छापा मारा। ऑनलाइन जुआ खाना चलाने वाले बल्लू को सामान समेत गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। बल्लू को छुड़ाने के लिए इसके दो भाई आशिक और भोला थाने पहुंच गए। थाने के अंदर हंगामा आराई की, जिस पर पुलिस ने तीनों को हवालात में बंद कर दिया। तीनों भाइयों ने पुलिस को वीडियो बयान में जुआ खाना चलाने का एतराफ़ रिकॉर्ड कराया। मियां असलम इकबाल को पता चला तो वीडियो बयान रिकॉर्ड करने वाले SHO को संगीन नताइज की धमकियां दी। CCPO को कहकर न सिर्फ तीनों भाइयों की जान छुड़ाई बल्कि SHO शेख वकास को भी मुअत्तल करा दिया। असलम इकबाल ने SP अमारा पर दबाव डालकर SHO के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाली रिपोर्ट भी बनवाई। तो इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे फहद। ये जो सारा सिनेरियो है, लाहौर पुलिस ने पंजाब के वजीर असलम इकबाल के भाई बल्लू को रंगे हाथों ऑनलाइन जुआ कराते हुए गिरफ्तार किया। क्या सेटअप था ये और किस तरह काम करता था, और क्या इसमें इंटरनेशनली ताने बाने भी मिले हुए? जी बिल्कुल, मियां असलम इकबाल के भाई बिल्लू जो हैं वो अरसा दराज से लाहौर के इलाके समनाबाद में ये जुआ करवाता है, ऑनलाइन जुआ करवाता है, जिस पर चंद रोज़ कबल पुलिस को इत्तला मिली कि समनाबाद के इलाके में बिल्लू ऑनलाइन जुआ करवा रहा है, जिस पर पुलिस ने छापा मारकर बिल्लू को गिरफ्तार किया, जिसको छुड़वाने के लिए बिल्लू के ही दो भाई आशिक और भोला थाने पहुंचे, जिन्होंने SHO को संगीन धमकियां दी और उसको जो है वो SHO के ऊपर दबाव डाला, मगर SHO ने तीनों को हवालात में बंद कर दिया और उनका एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया, जिसमें तीनों भाइयों ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि ये तीनों जो हैं वो समनाबाद के इलाके में जुआ करवाते हैं। पुलिस ने ऑनलाइन जुआ करवाने का सामान भी उस जगह से बरामद किया था, लेकिन उसके बाद ही मियां असलम इकबाल जो है वो दरमियान में आए, जिन्होंने CCPO को कह के ना सिर्फ SHO समनाबाद शेख वकास को मुअत्तल करवाया बल्कि अपने भाइयों को भी छुड़वाया। उसके अलावा ज़राए के मुताबिक ये भी पता लगा है कि DIG ऑपरेशंस लाहौर अफजाल अहमद कौसर और IG पंजाब फैसल शाहकार जो हैं वो पर्चा करवाने के हक़ में थे कि मियां असलम इकबाल के भाइयों पर जुआ कर वो पर्चा दर्ज किया जाए, मगर CCPO ने इस चीज़ की मुखालफत की और ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि उनके भाइयों को भी छोड़ा, मियां असलम इकबाल के भाइयों को, और SP इकबाल टाउन ऑपरेशंस अमारा शिराजी से जाली रिपोर्ट तैयार करवा के SHO समनाबाद को मुअत्तल भी करवा दिया है। जी ठीक है। अच्छा, असलम इकबाल के भाइयों के खिलाफ एक्शन लेने वाले SHO वकास के साथ किस तरह इंतकामी कार्रवाई की गई और इसमें पंजाब के वजीर असलम इकबाल का क्या किरदार है? जी देखें, मियां असलम इकबाल जो हैं वो इन जवारियों के भाई हैं और ये अब से नहीं, ये अरसा दराज से चलता आ रहा है कि समनाबाद के इलाके में मियां असलम इकबाल के भाई आशिक, भोला और बल्लू जो हैं वो समनाबाद के इलाके में जुआ करवाते हैं, ऑनलाइन जुआ भी करवाते हैं। और जब उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ़्तार किया गया तो मियां असलम इकबाल दरमियान में आए, उन्होंने अपने भाइयों को छुड़वाया, CCPO पर दबाव डाला और ना सिर्फ CCPO पर दबाव डाल के अपने भाइयों को छुड़ाया बल्कि SHO को भी संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। और वो धमकियां जो संगीन नताइज की दी गई थी अब वो सामने आई हैं कि SHO समनाबाद शेख वकास को मुअत्तल कर दिया गया है। और ना सिर्फ उनको मुअत्तल किया गया है बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि इनसे मज़ीद इंतकाम जो है वो लिया जाएगा कि उन्होंने एक सीनियर सूबाई वज़ीर के भाइयों के खिलाफ जो है वो क्यों कार्रवाई की। ठीक है। अच्छा, असलम इकबाल के जिन भाइयों ने थाने में तोड़फोड़ की, पुलिस एहलकारों पर हमला किया, वो कहाँ हैं? क्योंकि उन्होंने तो वीडियो बयान में अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया था। क्या कोई FIR नहीं की गई? जी कोई FIR नहीं की गई। उन तीनों को थाने ले जाया गया, पहले बिल्लू को थाने ले जाया गया, उसके बाद उसके दो भाई उनको छुड़ाने के लिए आए थाने, जिन्होंने आशिक और भोला जो अपने भाई बिल्लू को छुड़वाने के लिए आए थे, इन्होंने SHO शेख वकास को धमकियां दी और उसके बाद धमकियां देने पर, हंगामा आराई करने पर, तोड़फोड़ करने पर SHO शेख वकास ने इनको समनाबाद थाने में ही बंद किया और वीडियो बनाई। लेकिन अब
चूँकि वो छूट चुके हैं, उनको रिहा कर दिया गया मियां असलम इकबाल की वजह से, CCPO लाहौर की वजह से। तो अब तीनों भाई जो हैं वो इस वक्त भी लाहौर में ही हैं और यूँ लगता है कि जैसे वो दोबारा अपना ऑनलाइन जुआ करवाने में ही मसरूफ़ हो गए। मगर उनकी जो वीडियो बनाई गई है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी, क्योंकि प्रेशर ऊपर से इतना ज़्यादा था SHO पर, CCPO लाहौर की तरफ से, कि जिन्होंने अभी तक वो वीडियो किसी को दी नहीं, ना वो वीडियो मंजर आम पर आई है। और ये भी बताया जा रहा है कि मियां असलम इकबाल ने CCPO से कह के शेख वकास पर, SHO सबनाबाद पर दबाव डाला कि वो वीडियो डिलीट की जाए या डिलीट करवा दी गई है। इस पर अभी तक जो है वो कोई बयान सामने नहीं आ सका, ना ही इस चीज़ का पता लग सका है। मगर ये चीज़ ज़राए के मुताबिक यही बताई जा रही है कि DIG ऑपरेशंस लाहौर और उसके अलावा IG पंजाब इस हक में थे कि मियां असलम इकबाल के भाई जो समनाबाद के इलाके में जुआ करवाते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मगर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डूगर ने ज़बरदस्ती जो है वो उनके भाइयों को छुड़वाया SHO पर दबाव डाल के, और उसके बाद SHO को मुअत्तल कर दिया गया एक झूठी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाकर। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो अमारा शिराजी जो इस वक्त तैनात हैं SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन, उनसे झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई गई और उसके बाद SHO सबनाबाद शेख वकास को मुअत्तल कर दिया गया। ठीक है फहद, सारी सूरत हाल से हमें अपडेट करते थे। फहद, आपका बेहद शुक्रिया। इस तरीके से फहद हमें बता रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन, ये हमने आपको बताई। तो फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। 7 से 8 से फ़िलहाल इतना ही, ऐसे ही फॉलो करते रहिए 7 से 8।